अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बात करेंगे शहर कायद में तजावज़ात के हवाले से। तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि कमिश्नर कराची की निगरानी में कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। तमाम DCs को हिदायत भी दे दी गई हैं। ज़िला वस्ती में ज़ोर शोर से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सिस्टम में मौजूद खराबियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अहकामात जारी किए जा रहे हैं, जबकि KMC में जो काली भेड़ें हैं उनके मामला काफ़ी खुशगवार हैं। वो बहुत उनकी मौजें लग गई हैं। कराची में लाकानूनियत का राज नज़र आ रहा है। सड़कों पर और ट्रैफिक हादसा में मुलविस अफराद के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सका। असेंबली में कोई आवाज़ नहीं उठाई जा सकी और कराची में ई चालान भी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद डंपर में और ना ही टैंकर में कोई कैमरा या कोई ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया, जिसके बाद शहरियों का ये सवाल सामने आया कि क्या कानून सिर्फ हमारे लिए है और हादसात भी सिर्फ हमारे लिए। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने पैनल का आपको तारुफ करवाऊंगी। अशरफ मेमन साहब हैं, समाजी रहनुमा हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। राना गुलजार ताज साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुनैद जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा खुसूसी मेट्रो 1 न्यूज़ है। जबकि नसीर अहमद साहब MKM पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और हमें जूम पर हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूँगी अशरफ मेमन साहब आपसे। जो तजावज़ात का मामला हम अक्सर देखते हैं, अभी से नहीं काफ़ी अरसे से कराची को तजावज़ात से पाक करने के लिए कोशिशें, अहकामात, हिदायत सब कुछ ही जारी है, लेकिन जो मामलात हैं वो किसी जानिब सुधरने का नाम नहीं ले रहे। किस करवट बैठेगा ये ऊँट, बताइएगा। अच्छा, मैं पहले तो ये बात करता हूँ कि इंक्रोचमेंट हो क्यों जाती है। पूरा सिस्टम, पूरा डिपार्टमेंट है, इसको जो विजिलेंस टीमें हैं और ये बाकायदा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इसको देख रहा होता है। अच्छा, इंक्रोचमेंट होने के बाद साल 2 साल के अंदर फिर ये मुहिम चलती है और हर दफ़ा यही होता है, इतने शुद्धोमत से ये 2 महीने 3 महीने चल रहा होता है, फिर उसी तरह से फिर रवा दवा अपने इंक्रोचमेंट वापस शुरू हो जाती है। मेन बाज़ार हैं, वाटर पम्प का इलाका हो गया, सदर का इलाका हो गया, हैदरी का इलाका हो गया, गुलिस्तानी जौहर के बहुत सारे इलाके हैं, इस तरह से मीना बाज़ार है, इस तरह की बहुत सी ऐसी जगह हैं। अच्छा, ये इंक्रोचमेंट जब हो जाती है तो उस वक्त की डिपार्टमेंट कहाँ होता है? हिदायत क्यों देनी पड़ती है चीफ सेक्रेटरी को? ये सिस्टम का हिस्सा है क्या कि जब ये इंक्रोचमेंट हो जाए कि इसके बाद तो जो है चीफ सेक्रेटरी साहब हिदायत देंगे, फिर सफाई होगी, फिर 2 महीने बाद फिर दोबारा इंक्रोचमेंट हो जाएगी, फिर वही सिस्टम लागू हो जाएगा अनदेखा, जो लोगों से रिकवरी कर रहा होगा और ये बीटर जो है सारा अपना सिलसिला चला रहे होंगे और रेट भी बढ़ गए होंगे। तो ये हमारी कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये वक्त की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा जो है लोगों को एक समझ ले कि इत्मीनान दिलाने के लिए कि हुकूमत जाग रही है। मजमूई तौर पे तो हमेशा से ये रहा है कि ये महीने 2 महीने की मुहिम चलती है, इसके बाद उससे ज़्यादा शिद्दत से ये सारे पहले से ज़्यादा अपना इंगेज करके जगह को बैठ जाते हैं और वो मुसलसल ऐसा ही हो रहा है। इसी तरीके से देखिए, ये कार पार्किंग का ऑर्डर हुआ था, आपको शहर में कार पार्किंग नज़र नहीं आती, जो इलीगल सारी पार्किंग होती है मोटरसाइकिलों की, कारों की, और एक आदमी सुबह से शाम तक निकलता है तो बेचारा गरीब आदमी मोटरसाइकिल वाला 100-150 रुपए की अपनी पेमेंट वो उसको देता है। इसी तरीके से कार वाले भी दे देते हैं। अच्छा, फिर सजा के तौर पर अगर खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी जगह गाड़ी खड़ी की हुई है कि बेचारा वो बचत करने जाता है तो उसका कोई वो शीशा गायब हो जाता है या कोई और चीज़ ऐसी महंगी गायब हो जाती है। तो ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का जो माहौल है ना, वो हमारे यहाँ एक तरह से थ्रेड है। यहाँ का शहरी जो है ना, वो आपका तीसरे दर्जे का शहरी है। मजबूरी तौर पे आप इसके हालात देखें तो आपको ये फील होता होगा कि यहाँ का रख रखाव, बिहेवियर, गवर्नमेंट अफसर्स की हवाले से बात की जाए, रवैयों की बात की जाए, तो किसी तौर पे भी आपके लिए रेस्पेक्टेबल नहीं है जो शहरी को मुअज़्ज़ज़ साबित करती हो, इतना सारा टैक्स देने के बावजूद भी। ये सूरत हाल है। ठीक, राना गुलजार ताज साहब से भी बात कर लेते हैं। राना गुलजार ताज साहब, तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, हुकूमत सिंध इस बारे में काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। अब चीफ सेक्रेटरी ने भी बड़ा इंटरेस्ट शो किया है, कमिश्नर कराची की ज़ेर निगरानी हिदायत, अहकामात जारी किए जा रहे हैं। कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि जो अजला हैं उनमें से किसी अजला को इस टाइम फ्रेम में हम तजावज़ात से पाक कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नवाज साहब। देखिए, बहुत खुशाइन बात है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये बड़ा एक्शन इकदाम है कि उन्होंने फैसला किया जी तजावज़ात से पाक किया जाए शहर को।
बहुत अच्छी बात है। हुकूमत सिंध ने भी बड़ा अच्छा फैसला किया मगर बड़ी जल्दी किया। देखिए बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए, कुर्बा परवरी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर इसकी सुपरविज़न सही तरीके से होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। और मैं ये समझता हूँ कि जो नेमतुल्लाह खान के ज़माने में इफ्तिखार चौधरी साहब के सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट पेश हुई थी तजावुज़ात की, उसके मुताबिक काम होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी तजावुज़ात हैं उनको ईमानदारी से खाली कराना चाहिए, ईमानदारी से उन पे काम होना चाहिए। राणा साहब वो तो लिस्ट काफी पुरानी नहीं हो गई? देखिए जी, तो पुरानी लिस्ट पे पहले तो सही से पुरानी पे काम कर लें, नहीं तो बाद में हो जाएगी। पहले सही से पुरानी पे तो काम करें जो पुरानी लिस्ट है। अच्छा। और वो पुरानी लिस्ट जब उस पे काम होगा तो इंशाल्लाह नई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। देखिए बात ये है कि मैं अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई इसलिए कह रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी, बनारस चौक पर गौसिया मस्जिद में, और वहाँ वो तजावुज़ात को हटाने गए। उसके बाद उन्होंने जब नमाज पढ़ने के बाद वो वहाँ से गए, वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भी मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने मस्जिद के मदरसे को भी डेमोलिश किया, मस्जिद की दीवारों को भी डेमोलिश किया, और वहाँ पर वो पुल के नीचे दुकानें बनाने का उनका प्रोग्राम है कि केबिन रखे जाएं। ये अफसोसनाक अमल है, काबिल मजम्मत है। इसको कौन देखेगा? इसी तरह तजावुज़ात की आड़ में बहुत सारे काम ज़ेर बहस है जो बिजनेस की अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। तो मैं ये समझता हूँ ये अफसोसनाक अमल है। तजावुज़ात शहर से पाक की जाएं, कराची में भी की जाएं, हैदराबाद में भी की जाएं, ठट्टा में भी की जाएं, जहाँ भी शहर सिंध के बड़े बड़े शहर हैं, सखर है, लाड़काना है, तमाम जगहों पर तजावुज़ात पे ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी ही हुकूमत की जो कोताहियाँ या लापरवाहियाँ या खामियाँ हैं उनको आप उजागर करते हैं और आप बताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आप मजम्मत भी करते हैं। ये बड़ी अहम बात है। मेयर आपका है, सीएम आपका है और आवाम ने मैंडेट भी आपको दिया, तो इसका मतलब है आवाम भी आपकी है, आपके बकौल। तो फिर क्यों आप काम करने में इतने ज्यादा नाकाम नजर आते हैं और आप फिर मजम्मत भी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात की आपने। मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि जब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे और हुक्म सादत फरमाते रहेंगे ये ऐसा होता रहेगा। आपको बाहर निकलना होगा। जो आपके पास जो आपके ब्यूरोक्रेसी की फौज आपके पीछे आपके साथ है, जो आपके बराबर में खड़ी है, वो आपको गुमराह करती है, आपको वो सब ठीक कर राग लापती है। मैं समझता हूं कि मेयर साहब हों, सीएम साहब हों और पीपल्स पार्टी का कोई भी वर्कर है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम ने हमें वोट दिया है, आवाम की जिम्मेदारी है, हमें वो पूरी करनी चाहिए। हमें इन अफसरान की बातों पर नहीं आना चाहिए। मैं आपसे यही बात बनारस की बात की है कि आप ये देखिए कि पुल के नीचे एक पार्क बनना चाहिए, वहां पे उन्होंने चार दीवारी कर और केबिन बनाने की कोशिश की जा रही है और मस्जिद को दीवार को भी डेमोलिश किया, मदरसे को भी डेमोलिश किया। ये काबिल मजम्मत है। इन चीजों पे कौन देखेगा? इन पे हम सब देखेंगे। मैं मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से सीएम और मेयर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि राना गुलजार ताज साहब से आप जरूर मुलाकात करें और जिन चीजों को ये हाईलाइट कर रहे हैं जरूर इस पर गौर करें। हमारे साथ जुनैद जावेद साहब भी मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं मेट्रो वन न्यूज़। जुनैद जावेद साहब, कुछ हकायक से अब पर्दा उठा लें तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि आप ज़ाहिर है फील्ड में रहते हैं, आपने देखा है, आप बल्दियात को कवर कर रहे हैं और हर इलाके में, कराची के हर इलाके में आपकी रसाई, आपकी पहुंच है, आप देखते हैं वहाँ पर क्या हकायक क्या है वो बताइए। शुमाइला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बहुत ही तल्ख हकीकत है इस कराची शहर की, जहाँ पर हर चौराहा बिकता है, हर गली बिकती है, हर फुटपाथ बिकता है, हर बाज़ार बिकता है और हर वो जगह बिकती है जो कि खाली पड़ी हो। अब ख़रीदार के ऊपर है वो किस तरीके से ख़रीदता है। किसी जगह पे जो है वो केएमसी बेचती है, किसी जगह पे दीगर इदारे बेचते हैं, केडीए, एलडीए, एमडीए, तमाम ही इदारे इस शहर के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तजावुज़ात पर काबू नहीं पाया जा रहा। तो एक लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत सिंध के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग इस कराची के अंदर इस वक्त मेयरशिप की नशिस्त पर बैठे हुए हैं और वो जो एंजॉय कर रहे हैं। अगर मुख्तलिफ इलाकों में हम जाएँ तो वहाँ पर हर इलाके के अलग अलग रेट हैं।
छोटा बाजार है, रणछोड़ लाइन रामस्वामी जैसा बाजार है, उसके अलग रेट है। आप मईशत के हब में चले जाएं, बोल्टन मार्केट में, वहां पर एक टेबल के अलग रेट है। 150 से लेकर 2000 रुपए यौमिया के रेट जो है वो फिक्स हुए हुए हैं और मुबैना तौर पर लोग वहां पर जाते हैं और पैसे जो है वो कलेक्ट कर कर लेकर आते हैं। और फिर ये एक सिस्टम है, नीचे से लेकर ऊपर तक सबके पास पैसे जाते हैं और इस पैसों में बंदरबाट ऐसे होती है कि किसी अफसर के पास अगर 500 रुपए या 400 रुपए कम पहुंच जाए तो वो नीचे मुलाजिम से नाराज हो जाता है, उसको सस्पेंड कर देता है, उसको घर बिठा देता है और उसकी सरजनिश करना शुरू कर देता है कि आपने 300 या 500 रुपए जो है वो कम क्यों दिए। तो कराची के अंदर अगर तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयों की हम बात करें तो इस वक्त कराची के अंदर 25 टाउन्स कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्दिया उज़्मा कराची कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है, KDA कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी तजावजात कंट्रोल में नहीं आ पा रही। अब आप किसी शाहराह पर चले जाए, अब बुनियादी सवाल तो ये कि ये अचानक से इतनी तेजी से कार्रवाइयां हो क्यों रही हैं। कराची शहर के लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है, चीखना शुरू कर दिया है, चिल्लाना शुरू कर दिया है। आपने यूनिवर्सिटी रोड खोद दी, आप यूनिवर्सिटी रोड पर चलने की जगह नहीं है, जो बची कुछ जगह थी वो तजावजात जो है वो पूरा कर देती थी। तो अब अवाम को थोड़ा सा रिलैक्स फराहम करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है ये इनायत फरमाई है कि थोड़ा बहुत इनको रिलीफ फराहम कर दो, थोड़ी सी जगह दे दो ताकि एक मोटरसाइकिल या एक आदमी आराम से सिंगल पैदल जो है वो सफर कर सके। आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि अबुल हसन इस्फहानी रोड कराची की वो वाहिद रोड थी जहां पर जितनी मर्जी बारिश हो जाए कभी भी पानी नहीं जमा होता था। वो बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त रोड बनी हुई थी वो सफारी पार्क से सोराब रोड तक। अब ये हुआ कि 4-5 दिन पहले वहां पर भी खुदाई शुरू हुई है और वो पूरी जो रोड है वो खोद दी गई है, मस्कन चौरंगी पूरा खोद दिया गया है। तो मतलब अब तो कोई रोड ही नहीं बची जिसकी हम मिसाल दे सकें। तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, जो तरक्याती काम है इन्होंने तो जो शहर का उलिया बिगाड़ा है वो तो है। बिल्कुल बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं नसीर अहमद साहब MKM पाकिस्तान से, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसीर अहमद साहब। जी नसीर अहमद साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नसीर अहमद साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। जी नाज़रीन, हमारा जो कुछ तकनीकी मसाइल कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ज़रूर बात करेंगे। मैं अशरफ मेमन साहब से बात करना चाहूँगी। अशरफ मेमन साहब, जैसा कि अभी कहा जुनैद जावेद ने कि इदारे सभी काम कर रहे हैं, आपका ताल्लुक भी ताजिर बरादरी से भी, तो इदारे तो काम कर ही रहे, तरक्याती कामों में भी काम कर रहे हैं, ताजिरों का क्या हाल है? देखें, इस वक्त ताजिर जितना दबाव में ना, फाइनेंशियली जितने लॉसेस और जितने मसाइल ताजिर बरादरी के साथ हैं, ऐसा दौर कभी, इतना बुरा दौर कभी नहीं आया। जब ये हड़तालें होती थी ना, 78 साल तारीख, बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ, वो जो आपका होता था ना 1998, 96, 95 का जो दौर, हमारे 4 दिन हड़ताल के होते थे, 3 दिन काम के होते थे, लेकिन लोगों के कारोबार में कहीं ना कहीं वो फ्लो चलता था और लोग अपने कारोबार को अपने अंदाज से चला लेते थे। शॉर्ट टाइम होता था लेकिन उनकी सारी जो है वो सेल और परचेजिंग नॉर्मल चल रही होती, इस लिहाज से कि उनका वो रिकवरी अच्छी होती थी। अभी जो हालात है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये मीना बाजार के साथ ये तकरीबन 3 साल हो गए। जो दुकान 2 करोड़ रुपए की थी, जो बेचारा 2 लाख रुपए रेंट दे रहा था, वो अभी अपने 50,000 रुपए वसूल नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से वो फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत आपकी 1.5 करोड़ रुपए की फ्लैट की कीमत थी, वहां से लोग शिफ्ट हो गए, उनकी फ्लैट की कीमतें ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर इस पर बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं हम कराची के मसाइल का, सबसे जो अहम जो मसला है तजावजात का, और उसके बाद फिर जो रोड की हालत है और जो डंपर और ट्रैफिक के जो हादसात हैं, इन पर हम बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं MKM पाकिस्तान से नसीर अहमद साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसीर अहमद साहब। वालेकुम सलाम, शुमाइला कैसे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीर अहमद साहब, कराची के जो शहरी हैं वो बड़े पावरफुल हैं, बड़े स्ट्रांग हैं और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हमेशा हर हालत में खुश रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। मैं भी उनके साथ ही हूँ, मैं भी कराची की शहरी हूँ, इसीलिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहा। बहुत शुक्रिया। अच्छा नज़ीर अहमद साहब,
जो तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, तमाम इदारे काम कर रहे होते हैं, तमाम ही इदारों के बयानात आते हैं, जो साबिक़ इक़्तिदार हैं वो भी बड़े बड़े बयानात देते हैं, कमिश्नर कराची की निगरानी में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये तजावज़ात ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? अगर आपको कुछ इस बारे में इल्म हो तो ज़रूर रोशनी फरमाइएगा। बिल्कुल शुमाइला, मैं सबसे पहले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। बेसिकली शुमाइला, मैं ये समझता हूँ कि तजावज़ात के हवाले से जो क्रैकडाउन हो रहा है वो बहुत बड़ा घोरक धंधा है। मैं इसको घोरक धंधा इसलिए कहता हूँ कि तजावज़ात के नाम पे जब भी ऑपरेशन हुआ है उसके बाद आफ्टर इफेक्ट ये आते हैं कि उस जगह के रेट बढ़ जाते हैं। जहाँ पे अगर इंक्रोचमेंट की बात करें, जहाँ पे हम तजावज़ात की बात करें तो उसको वक्ती तौर पे तो उनको हटा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जब उनका अमला जाता है वापस उस जगह पे दोबारा, तो उस जगह पे उनके पैसे रेट बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये हमारे दरमियान अपने अपने इदारे जो इंक्रोचमेंट के इदारे मौजूद हैं वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। अगर ऐसा हो कि अपने काम ईमानदारी से करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई दोबारा ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कानून को तोड़ सके। हमारे कानून की बालादस्ती नहीं है। शुमाइला, अगर मैं बात करूं इस टाइम पे जो केएमसी का जो इदारा है, इंक्रोचमेंट की इनके पास फोर्सेस मौजूद हैं, वो अपना काम क्यों नहीं कर रही ठीक से? एंटी इंक्रोचमेंट के अमीन डायरेक्टर हैं, इनके अमीन नाम का डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के, वो खुद इंक्रोचमेंट करवाता है। केएमसी का अमला खुद इसमें मुलविस है। उनके रेट बड़े हुए, जैसे राना गुलजार साहब ने कहा और हमारे सियासी जो समाजी रहनुमा बैठे हुए आपके, उन्होंने भी इस बात पर रोशनी डाली है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं देखा जाए तो कराची के अंदर जितनी भी इंक्रोचमेंट हो रही है उस पर तमाम तरह एक घोरक धंधा है। उसके पीछे बहुत बड़े मुहर्रिकात हैं, उनके यहाँ रेट फिक्स किए जाते हैं, उसके इंक्रोचमेंट के बाद उनके रेट बढ़ जाते हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा एक माफिया बैठा हुआ है इंक्रोचमेंट के नाम पे, जो पूरे का पूरा हिस्सा अपना अपर बाला अफसरान को मुहैया किया जाता है। शुमाइला, अगर मैं बात करूं अपने हल्के की बात करूं तो मैंने गुज़िश्ता जून के अंदर एक इंक्रोचमेंट के ऊपर एक लेटर लगाया था डीसी साहब को। आज मेरे ख्याल में 3 महीने होने को जा रहे हैं, 4 महीने होने को जा रहे हैं, उस जगह पे इंक्रोचमेंट नहीं हो सकी। इसकी वजह यह है कि वो इंक्रोचमेंट वाले जो लोग हैं इतने मजबूत हैं, इतने पावरफुल हैं, वो इदारों को उनको बता रहे होते हैं कि भाई आपका काम नहीं है, फलाने का काम है, आपका काम नहीं है, फलाने का काम है। ओ भाई, हु इज दिस? कौन लोग हैं ये? या क्या हमारे इदारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनकी बात सुन रहे हैं? क्या वो इतने बख्तियार नहीं है कि वो इंक्रोचमेंट को खत्म करा सके? भाई, इसके लिए हमें बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। मैं कहता हूं केएमसी को अपना काम करना पड़ेगा। केएमसी का अमला मौजूद है, फोर्सेस मौजूद हैं, वो अपने काम को ईमानदारी से करें तो मेरे ख्याल में कराची में इंक्रोचमेंट का मसला हल हो सकता है। साहब, केएमसी कैसे काम करेगी? अभी तो आपने बताया कि उनका अमला खुद इसमें मुलव्विस है, खुद वो अगर ठेले पतारे लगवा रहा है, खुद वो इंक्रोचमेंट करवा रहा है, तो कैसे वो इसको खत्म करवाएगा? शुमाइला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग हैं डंडे के मुसलमान, समझती हैं आप? डंडे के मुसलमान। हमें अपने लोगों को बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, हमारे अफसरान बाला को बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर उनकी शिकायत आती है उनको सजा देनी चाहिए, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको आप इबरत का निशान बनाएं। अगर 2-4 को अगर आप उनको सस्पेंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, वो खुद ब खुद इंसान के बच्चे बन जाएंगे। लेकिन नहीं है, सारा एक सिस्टम बना हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, हमारे इदारे को लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। शुमाइला, ठीक है, ठीक है। तो नसीर अहमद साहब, जी जी, मेरी बात सुने। अभी इस टाइम पे मैं अगर बात करूं, मैं अपने हल्के की बात करूं, मोहम्मदी मस्जिद के ऊपर अभी जैसे राना गुलजार साहब ने कहा कि मस्जिद शहीद कर दी गई, वहां पे नमाज भी पढ़ी गई, तो मैंने इसी हवाले से अपने यूसी 14 के अंदर एक मोहम्मदी मस्जिद है, वहां पे दुकानें जो है नाले के ऊपर बनी हुई है। इसके लिए मैंने लेटर लिखा हुआ है डीसी साहब को। आज मैं कहता हूं इस वक्त को, इस बात को गुजरे हुए भी तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए, क्यों नहीं इंक्रोचमेंट हो रही वहां पे? जब वहां पे बारिशें होती हैं, वहां पे नाला सफाई के लिए वहां पे गैंगे मौजूद नहीं, टीएमसी वहां पे आती है काम करने के लिए। लेकिन जब जाहिर सी बात है दुकानें बनी हो, कहां से गए? उनको नोटिस करें, उनको सील करें, उसके बाद डिमोलिश करें ना इसको। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं कहता हूं डीसी के पास तो एक मोहतात उनके पास स्टाफ मौजूद है। असल मसला जो हमारे दरमियान जो मौजूद है वो केएमसी है। केएमसी अपना काम सही नहीं कर रही है। अभी अगर एसी औरंगी की बात करें, इस टाइम पे नई आई है, वो अपना काम करने को तैयार है, लेकिन उनके साथ ताउन करने के लिए केएमसी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। केएमसी को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। नसीर अहमद साहब, आप बिल्कुल हमारे साथ ही रहिएगा। मजीद भी हम अपने जो स्टूडियोज में हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेंगे। जुनैद जावेद से बात करना चाहूँगी। जुनैद जावेद, इदारे यकीनन जो अपना काम है वो अपनी मुखलिसी से नहीं कर रहे, इसीलिए सूरत हाल ये है। लेकिन अब जैसे नसीर अहमद साहब एमकेएम से ताल्लुक़ रखते हैं, एमकेएम इस वक्त अपोजिशन बेंचेस पे है,
क्या वो अपना काम सही कर रही है इन मामलात में? क्या कहीं असेंबली में आवाज़ उठाई जा रही है कि इदारे क्यों नहीं काम कर रहे या क्यों अपने मुकर्रर वक्तों पे मंसूबे तकमील नहीं पा रहे? सिंध असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो अपोजिशन बेंचों पर बैठी हुई है। मुख्तलिफ औकात में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जानिब से जो है वो निशानदही की जाती है। इनके एक MP हैं आमिर सिद्दीकी, उनकी जानिब से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक दिन बाकी रहा होगा कि जब उन्होंने एप्लीकेशन असेंबली हॉल में जमा नहीं कराई होगी कि मेरे इस इलाके में जो है वो तजावजात लगे हुए हैं, इसको साफ करवाया जाए। कई मरतबा उन्होंने जो है वो सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को, DCs को, कमिश्नर कराची को लेटर्स भी लिखे हैं और असेंबली हॉल में उनको जो है वो स्पीकर साहब से गुजारिश भी की है कि वो उनको बुलवाएं, उनसे पूछें कि क्यों काम नहीं कर रहे। इदारों की नाअहली बिल्कुल है। लाजमी सी बात है, जब एक इंस्पेक्टर इलाके का चार्ज संभालता है तो उसको पता होता है कि उसके इलाके में कितने स्टॉल्स हैं, कितने ठिये हैं, कितने पथारे हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसका कितना साइज है, कौन जराइम पेशा बैठा हुआ है, सबको पता होता है कि कितना होता है। लेकिन इसके बाद जब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती ना, तो फिर अवाम और जो इंक्रोचर्स हैं उनका सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। वो ठीक है, ये आज 50 रुपए लेके छोड़ नहीं रहा, कल 100 रुपए लेके छोड़ देगा, कल 100 नहीं लेगा, परसों 200 रुपए लेगा। ठिया हटने के बाद वापस आ जाता है। एक बड़ी कार्रवाई की थी रिजवान अब्दुल समी चेयरमैन जना टाउन है, उनकी जानिब से, और उन्होंने बड़े तादाद में जो है वो ठेले पथारे टेबल कुर्सियां वगैरह जब्त की और उसके बाद उसको चूरा कर दिया, उसको मिसमार कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, डेमोलिश कर दिया। तो इसके बाद एक खौफ की फिजा कायम हुई। लेकिन अगर ये खौफ की फिजा चलती रहे तो ये इंक्रोचर्स जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम से डरेंगे भी, खौफ भी खाएंगे। लेकिन जब आप ठेला ले जाओ और फिर उसके बाद छोड़ दो और तो फिर कहो कि ठीक है आज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा दो, 2 फीट आगे नहीं 2 फीट पीछे लगा दो, तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा। सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। राना गुलजार ताज साहब, क्या हम इन ठेले पथारों वालों के लिए कोई ऐसा हॉकर जोन या कोई ऐसा, जैसे संडे मार्केट वगैरह लगती है, क्या हम कोई ऐसा ग्राउंड या कोई ऐसी जगह मुख्तस नहीं कर सकते? ये भी तो किया जा सकता है ना, इनका रोजगार ना छीने, उस इलाके में कोई ऐसा एडजस्टमेंट कर दे। देखिए जी, सरकार के पास तमाम प्लान मौजूद होता है और है। देखिए, KMC में जब तक म्यूनिसिपल कमिश्नर को घर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, ये KMC का मामला दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब को 6 साल हो चुके हैं। किसी भी अफसर को 6 साल तक उस सीट पे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं। उन्होंने जो उनके पास सीनियर डायरेक्टर्स हैं, वो मेयर साहब को, जब मेयर साहब उनको कोई हिदायत देते हैं तो वो सब ठीक का राग लाते हैं। वो कहते हैं जी सब कुछ ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मेयर साहब आंखें खोल दीजिए, सोइए मत, आप इनकी बातों पर अमल ना करें। आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आपको आवाम को जवाब देना है। अफजल जैदी साहब को किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि इसलिए कि आवाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद किया है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आप पर एतमाद किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एतमाद को ठेस न पहुंचाएं। और जहां पर भी आपके पास जो डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से आपको जो बताते हैं मसाइल और करते कुछ हैं, तो उनकी बातों पर यकीन न करें, क्योंकि इसलिए कि जहां जहां भी इंक्रोचमेंट होती है आप अपनी पर्सनल टीम बनाएं ताकि वो भी वहां जाके विजिट करे, वो भी देखे आया मेरे अफसरान काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हम जब तक अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई नहीं करेंगे और जहां भी बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं या ऐसे खाली पड़े हैं और ये हाकर जोन वहां बनाए जाएं, बिल्कुल ये कानून मौजूद है, उस कानून पे अमल कौन करेगा? इस पर वही करेंगे कि जब आपकी नीयत ठीक होगी, आप डंडा उठाएंगे, आप सख्त हो जाएंगे, तो ये काम हो सकेगा। ये दौर, ये जो इंक्रोचमेंट का मामला कोई नया नहीं है। कोई ये समझते हो कि जी नेमतुल्लाह के जमाने में भी था, MQM के जमाने में भी था, आज पीपल्स पार्टी के जमाने में भी है। मैं ये समझता हूँ सबको इस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसमें हम लोग, अगर कोई पीपल्स पार्टी का आदमी है तो पीपल्स पार्टी के आदमी को फोन करता है, कोई MQM का आदमी है वो MQM का अलग को फोन करता है, कोई जमात इस्लामी का जमात इस्लामी वाले को फोन करता है। तो मैं समझता हूँ कि सबको ये सोचना चाहिए कि इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। शहर को साफ हम सब मिलकर कर सकते हैं। हम जब तक
अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई। इसमें यह नहीं कि जी पीपल्स पार्टी वाले को छोड़ दिया जाए, हमारी हुकूमत है, और एमक्यूएम वाले को रगड़ दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, इस पर यह नहीं कि जमात इस्लामी वाले को, नहीं, हम सब एक हैं। शहर की भलाई के लिए हम सबको एक पेज पे होना चाहिए, हमें इस पर खामोश होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई हो रही यहां देखा यह जाए कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जहां तक ये चीजें और बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने आपसे कहा ना कि हम इंक्रोचमेंट की आड़ में जाती मफादात भी हासिल करते हैं। क्या होता है कि वहीं हमने कहीं अगर कोई बात की है तो हमने वहां से पैसे ले लिए। इन अफसरान ये काली भेड़े हैं, इन काली भेड़ों का हम जिक्र तो करते हैं, इनको कैफिर किरदार तक कब पहुंचाएंगे, इनको कौन पहुंचाएगा? ये बातें करने से काम नहीं चलेगा, इनको घर भेजें। आपके पास अफसरान बहुत है, अच्छे अच्छे कंपिटेंट अफसरान हैं, आप जो घरों में बिठा के रखा हुआ है उनको लेकर आए और आप उनसे सवाल ना करें, उनको देखें। भाई क्या जरूरत पड़ी है कि मुझे चाय पिलाओ? भाई आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि मुझे तोहफा दें? क्यों तोहफा ले रहे हैं आप सैलरी, भारी सैलरी ले रहे हैं, आप पेट्रोल भी ले रहे हैं, आप घर भी ले रहे हैं, आप पानी भी फ्री पी रहे हैं, बिजली भी फ्री ले रहे हैं, गैस भी फ्री ले रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 है, वो पानी भी खरीद के पी रहा है, वो बिजली के भी पैसे दे रहा है, वो गैस के भी पैसे दे रहा है, उसको तो जुल्म की चक्की में पीस के रखा हुआ है और अफसरान सारे मजे लूट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साहब ये सारे सवाल मेरे थे, ये जितनी बातें आपने की है ये मेरी तरफ से थी। मैंने पूछना है ना, आपकी हुकूमत है, आप अपनी हुकूमत से खुद ही ये पूछते हैं कि आवाम को आप ना पानी दे रहे, ना गैस दे रहे, ना बिजली दे रहे हैं। जो ज़मीन, जो रोड थी वो भी छीन ली, वो भी जो है बुरा हाल कर दिया, ट्रांसपोर्ट है नहीं, और बहुत सारे मसाइल हैं। अब तो हद ये हो गई है कि सूरज पे भी टैक्स लग गया है। तो मामला जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, बैक टू वर्स्ट जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे थे अशरफ मेमन साहब? आपकी बात भी अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा भी, दोनों भाई जो मेरे हैं बड़ी जज्बाती बात आप कर रहे थे और सच बात भी कह रहे थे। असल में मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जितनी भी ये जो चीज़ें होती है ना फैसिलेट करने वाली, उसमें बड़े लोगों का हाथ होता है, बड़े लोग ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन एक कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, यूनियन काउंसिल है, टाउन कमेटियां हैं, टाउन के लोग हैं, ये इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और अपनी अपनी जुडिक्शन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें शामिल होनी चाहिए और इख्तियारात के साथ उनकी जिम्मेदारी भी इसमें ली जाए। अच्छा, क्या होता है कि अभी ये जैसे भाई ने कह दिया, बड़ी सही बात कर दी कि हर दौर के अंदर ये इंक्रोचमेंट रही है, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट तो है ना, जब से केएमसी है या दूसरे इदारे हैं, आपके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास भी है, इस तरह से केडीए के पास भी है, हर उस डिपार्टमेंट के पास है जो अथॉरिटी है। अच्छा, तो इसके बावजूद ये हो रहा है तो कभी किसी क्लर्क को, किसी सुपरवाइजर को, किसी इंस्पेक्टर को या किसी सीनियर को कभी कोई सजा या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। अभी जज्बाती बात होगी ना, एक दो को ये सस्पेंड करेंगे कुछ दिनों के लिए, फिर दोबारा वो रिस्टोर। अच्छा, अब ये सिस्टम सारा इसी तरह का बना हुआ है क्योंकि सबके इंटरेस्ट हैं, सबका इसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आप और हम बात करेंगे, ये पहला प्रोग्राम नहीं है ना, पहली दफ़ा बात हो रही है। मुझे याद है कोई 3 महीने पहले जब वाटर पंप पे इंक्रोचमेंट साफ हुई थी तो मैंने किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद दोबारा अब ये इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी 3 महीने बाद दोबारा ये, अच्छा ये इनको, ये अपने, मैं कहता हूँ अथॉरिटीज़ को ये रिमाइंड क्यों कराना पड़ता है कि इंक्रोचमेंट खाली करो? जिनकी जिम्मेदारी है उनसे एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं ली जाती? उनसे सिर्फ ये क्यों कहा जाता है कि ये करो? तो ये तो अभी तक कभी हुआ ही नहीं। जो भाई अभी बात कर रहे थे कि उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी तो उस वक्त तक तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। तो यही बात है कि ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के लोग जो है शिफ्ट हों, ट्रांसफर हों, और जो आने वालों इनकी सबसे बड़ी अंडरटेकिंग यही हो कि इंक्रोचमेंट होगी तो आपको इसकी पेनल्टी देनी होगी। तो ये हम बात पूछ लेते हैं ना नसीर अहमद साहब से, ये भी तो हुकूमत में भले ऑपोजिशन में बैठे हो लेकिन हैं तो बेंचेस पे। नसीर अहमद साहब, क्यों नहीं उन इदारों से ये पूछा जाता कि जब एक दफ़ा इंक्रोचमेंट कर दी जाती है, किसी जगह से तजावज़ात हटा दी जाती हैं, तो वहाँ दोबारा तजावज़ात क्यों लगती हैं, होता क्यों है ये दोबारा? तो ये तो ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई चीज़ असेंबली में बातचीत कुछ होती है कि इस बारे में कभी सोचा जाए? हाँ शुमाइला, बिल्कुल आपका बड़ा मासूमाना सवाल है और मेरे ख्याल में इतने मासूम तो अब इस कराची के अंदर कोई भी नहीं है और इसका जवाब आपको खुद को भी पता है कि बिल्कुल इंक्रीमेंट होनी चाहिए, इसकी सजा और जजा का अमल होना चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि मैं फिर वही बात करूंगा कि हर इंक्रीमेंट के बाद रेट बढ़ जाते हैं।
इसके पीछे हम ये कर सकते हैं, आप देखिए बीइंग अ तो उठाए ना असेंबली में सवाल, नसीर साहब करें ना, करारदाद को पेश करें, अरे शुमाइला मैं कह रहा हूं अदालत में पिटीशन दायर कर दें। मैं कह रहा हूं कि जितनी आवाज अपोजिशन ने इस बार एमकेएम ने उठाई है, मेरे ख्याल में इससे पहले शायद हो सकता है मेरे टर्नर से पहले, मुझे याद पड़ रहा है इतनी किसी ने अपोजिशन टफ टाइम नहीं दिया। लेकिन मसला ये है ना कि सिंध हुकूमत के जो लोग बैठे में वही जिम्मेदारान है ना, उनकी कान पे जू तक नहीं रेंगती। मैं कह रहा हूं उनकी कान पर जू तक नहीं रखते। हमने अगर देखा जाए अपने इलाकों के मसाइलों के लिए कॉल अटेंशन की भरमार कर दी। मैं ये समझता हूं कि अगर एक कॉल अटेंशन पे भी कोई इंप्लीमेंट हो गया हो तो मुझे बता दें। वहां पे सेक्रेटरीज पे बैठे होते हैं, मिनिस्टर भी बैठा होता है। लेकिन अलमिया ये है कि खाली मुझे ऐसा लगता है कि माजरत के साथ कि वहां पे सिर्फ तफरी करने आते हैं और जो इदारे के जो जिम्मेदारान है मिनिस्टर बैठे में वो मजाक में बात उड़ा देते हैं। अवाम का दर्द को समझते ही नहीं है। कितने इशूज हैं, कितने इशूज है, पानी से लेके, बिजली से लेके, गैस से लेके, सीवरेज से लेके, हर मसाइल के ऊपर, इंक्रोचमेंट के ऊपर, रोडों के ऊपर इंक्रोचमेंट, हर जगह पे आवाज उठाने के बावजूद भी कोई भी इंप्लीमेंट उस पर नहीं किया जाता है। अफसोस का मुकाम है। लोग हमें अवार्ड देके असेंबली में लाते हैं और हम अपनी उन अवाम की आवाज बन के उनको फ्लोर पे पहुंचाते हैं, लेकिन अफसोस है उनके कानों पे जू तक नहीं रहती। नसीर अहमद साहब, अफसोस का मुकाम जी नसीर अहमद साहब, अभी जो ये ई चालान का मामला बड़ा गर्म है, आवाम जो है वो बेचारी अलग पिस रही है। किसी डंपर, किसी टैंकर में ना ही ट्रैकर लगा, ना ही कैमरे लगे, उनके लिए कोई चालान का कोई सीन नहीं है। कुछ चलते रहते हैं वो लोगों को, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी कितने ऐसे टैंकर हैं जिनके नंबर प्लेट्स नहीं हैं, है ही नहीं सिरे से। और हादसात अभी 2 दिन पहले आप देखें कि 4 लोगों, 4 कीमती जानें जाया हो गई। जी शुमाइला, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। जो इस वक्त कराची का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है ये ई चालान के ऊपर। आपने देखा होगा कि हमारे एमपीए साहब ने इसके ऊपर तहरीक अल्तवा भी जमा कराई है। अब लोगों को सिंध हुकूमत लोगों को सहूलियत तो दे नहीं रही। मुझे बताएं, अब गरीब लोगों के ऊपर चालान पे चालान, इतने हैवी चालान पेश कर दिए। ऐसा लग रहा है शायद हमारे जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने किसी इंडियन फिल्म का कोई सीन देख लिया, जो उन्होंने वहां पे सीन बताएगा वो 20-20 हजार चालान कर दो। कितना चालान है? 500 तो उसको 20 हजार कर दो, 20 हजार वाले को 25 हजार कर दो। ये सिर्फ एक मजाक किया, सहूलत तो दे पहले आप। मैं आप सिचुएशन ये देखें कि जिस टैंकर ने कुचला है किसी शख्स को, लियाकत महसूद साहब की फायरिंग, जी वीडियो उनकी बहुत वायरल हुई। नसीर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नसीर साहब जी, जो टैंकर एसोसिएशन के सदर है लियाकत महसूद साहब, उनकी वीडियो वायरल हुई, उनके गार्ड की वीडियो वायरल हुई जो कि वो फायरिंग कर रहा है उन लोगों के ऊपर जिनके ख़ानदान का एक शख्स उनके टैंकर के नीचे आके जाँ बहक हो गया है। उसकी बीवी जो है वो हॉस्पिटल में इस वक्त पड़ी हुई है। मतलब कहीं कोई कानून नज़र आता है आपको? ला कानूनियत जो है वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी है सर जी। नसीर अहमद साहब, कुछ बात करना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, आवाज असल में बीच में कोई कॉल लगी हुई है या कोई प्रोग्राम चल रहा है उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना। अच्छा सुमाइला जी, सुमाइला बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों की कीमती जानें जाया हो रही हैं और एक माफिया है, ये डंपर माफिया का जो सदर है वो इस टाइम खुली बदमाशी कर रहा है। उसकी आप अंदाजा, FIR होती है, कबल वक्त जमानत हो जाती है उसकी, और इस टाइम पे वो बैठा हुआ वजिस्तान के अंदर। मुझे बताइए क्या कानून है ये? गरीब आदमी मर रहा है और ताकतवर आदमी इस टाइम पे वजिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उसको? किसने इसको छोड़ा जा रहा है? इसको किसकी हिम्मत पर हो रहा है? ये हमारी सिंध हुकूमत की नाकामी है। ये मैं समझता हूं सिंध हुकूमत का अगर नाकामी ना होती तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। आप मुझे बताएं कि जितने भी डंपर माफिया उनकी तो नंबर प्लेट्स भी मौजूद नहीं है। ये काम किसका चेक करना? ये सिंध हुकूमत का है। जो उनके लाइसेंस चेक करना किसका काम है? वो सिंध हुकूमत का है। वो नाकाम हो चुकी है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ई चालान के नाम पे इन्होंने फिर दोबारा लोगों को परेशान करने का जरिया बना दिया है। मैं ये समझता हूं कि लोगों को बजाय सहूलत देने के उन्होंने ज़हनी अज़ियत का दो चार कर दिया है। जो बाकिया वाला अगर काम करने जा रहा है, अगर उसके साथ कोई गलती हो जाती है, वो 5-10 हजार का चालान भरेगा। वो दिन की तो मेरे ख्याल में इसकी इतनी आमदनी भी नहीं है। और खुदा के लिए भाई सिंध हुकूमत से हम कहते हैं कि अपने किबले को दुरुस्त करो, लोगों को सहूलत फराहम करें, गरीब आवाम को सहूलत दो, उनको ज़हनी सुकून दें ताकि अपने घर में जाए, अपने बीवी बच्चों का, अपने माँ बाप का पेट भर सकें। मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर अहमद साहब।
कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जुनैद जावेद साहब, जो बोल रहे हैं सभी अपोजिशन के हों या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, वो करते आवाम की ही बात है, ठीक है, लेकिन मसला हल नहीं होता, मसले का हल नहीं, बातों से मसला कहाँ हल होगा। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, उसके बाद तो आप कोई अगर तजवीज़ देना चाहें गवर्नमेंट को मेरी तो ये तजवीज़ है कि सबसे पहले जितने भी इदारे हैं वो एक पेज पर आ जाएं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय ग्राउंड में उतरें और वहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे तो ये बेहतर है। जितने भी टाउन्स हैं कराची में सबको यकसा ओजेटी मिलती है, केएमसी को अलग ओजेटी मिलती है, डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं। सुई गैस की जानिब से पूरे शहर को खोद दिया। जिन जिन इलाकों में काम मुकम्मल हो चुके हैं वहाँ पर रोड कारपेटिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, पेवर ब्लॉक्स लगने शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ। आपने कहा ई चालान हो रहा है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत को लोगों को पैसे देने चाहिए कि ऐसी सड़कों के ऊपर आप सफर कर रहे हैं, तो हुकूमत को पैसे देने चाहिए कि आप हमें जो है वो भुगत रहे हैं, हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। इस वक्त आप अगर यूनिवर्सिटी रोड चले जाएं, आपने अब्दुल हसन उस्मानी रोड का जिक्र किया, वहां चले जाएं, आप निश्तर रोड चले जाएं, आप नाजमाबाद की शाहराह पर चले जाएं, आपके मोहरे हिल जाएंगे अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर जाएंगे। और आप अगर सोराब गोट चले जाएं, सोराब गोट का जो मेन उसका मोटरवे है, उसका कट खत्म करके 4 किलोमीटर दूर कट बना दिया है, वो भी अंडरग्राउंड है, और वहाँ पे भी जराइम पेशा लोग जो खड़े होते हैं लूटने के लिए, वो एक अलग मसला है। बहुत बुरी सूरत है। राना साहब, बहुत सारे मसाइल हमने आपके सामने रखे, हमेशा ही रखते हैं। क्या अच्छी बात हो कि इन लोगों को सजाएं दी जाएं, ये जो अवामी मुजरिम है? देखिए जी, मैंने आपसे वही कहा, आपने एक बात कही कि भाई जो मेरे अल्फाज थे वो आपने कहे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवाम की जमात है और हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और अवाम ने हमें वोट दिया और ऐवानों में भेजा है और बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद किया है। तो हमें अवाम की ही बात करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है, वो हम आए बगाए अपने मतलब वज़रा से भी डिस्कस करते हैं, आपके चैनल पे भी डिस्कस कर रहे हैं, और हमें पीपल्स पार्टी को बचाना है, हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की साख को बचाना है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। जब हमारे खिलाफ ये आवाज़ें उठती हैं, हमें इसको सोचना चाहिए। शहर के अंदर मैं ये बताता हूँ कि जब नादान बाईपास बना दिया गया तो ये जो बड़े बड़े ट्रालर ये शेरशाह से और लियाकताबाद से गुजर कर जाते हैं, ये ख़तरनाक अमल है, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ट्रालर के जो लोग हैं वो पूरा टैक्स लेते हैं, जो भी कार्गो वाले हैं। मेरा ख्याल है बना ही इसीलिए देखिए, पूरा उनसे टैक्स नादान बाईपास उसके लिए बना था। अच्छा। पूरा टैक्स वो लेते हैं, चुंगी के पैसे भी वो लेते हैं, और उसके बाद वो यहाँ से जाते हैं। इसमें कितना खतरनाक अमल है। मैं समझता हूँ वज़ीर ट्रांसपोर्ट को, सीएम साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सीएम साहब ने देखा भी है और ये भी हादसात होते हैं। रही जहाँ डंपर माफिया हैं, मैं ये समझता हूँ लियाकत महसूद साहब को एक इंसान है, उनको डंपर माफिया बनकर नहीं सोचना चाहिए, कि इंसान बनकर सोचना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि अगर मोटरसाइकिल वाला मरता है तो वो भी एक इंसान है, और डंपर वाला भी है तो वो भी एक इंसान है। तो मैं समझता हूं कि डंपर की हमें जरूरत है। शहर में चीजें लाते हैं, वो बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा सा समझाना चाहिए कि कानून के दायरे में चलाएं, और जो भी उनके तमाम चीजें चेक की जाए, कि उनके जो लाइसेंस है सारी चीज चेक की जाए। तो इसमें शहर के अंदर अमन होना चाहिए, भाईचारगी होनी चाहिए। ये हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें इस पे अमल करना होगा। अशरफ मेमन साहब, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आप भी कुछ फरमाइए। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ ये सब तमाशा है ना। अपनी तसल्ली के लिए हम बहुत सारी बातें हमेशा से करते हैं। बिल्कुल, जो विल होती है ना वो नज़र आती है, करता हुआ मामला जो है। आप आम शहरी जब ये बात करता है तो वो बहुत ही मजबूरी में इतना चीखता और इतना परेशान होकर अपनी तकलीफ बयान कर रहा होता है। ये जो नुमाइंदे होते हैं, नब्ज होती हैं अपने अवाम की, अपने लोगों की, तो ये एहसास कहीं पे भी किसी को भी नहीं है। इस वक्त हमारा जो माशरा है, इसमें सबसे बड़ा जो है माशरे में बड़ी जो खराबी है वो करप्शन है। चाहे वो माशी तौर पे हो, समाजी तौर पे हो, हम लोग मजमूई तौर पे हमारे साथ सबसे बड़ा जो खेल ये खेला जा रहा है कि नफ्सा नफ्सी में सबको कुचलते जाओ, सिर्फ अपने आप को बचाओ।
यही माशरे का यही उसूल बना दिया गया है। अगर ये प्रिंसिपल्स ना हो तो आपको ऊपर से नीचे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सही होती नजर आए। हम लफाजी में अभी आपने 10 प्रोग्राम कर देने हैं, आपने उसूल भी बता देने हैं, लोगों को एहसास भी दिलाने की बात कर लेनी है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने इस पे इम्प्लीमेंट करना है, उसी तरह से रवा दवा रहेंगे। सिर्फ दिखावा होगा, ढकोसला होगा और यही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया अशरफ मेमन साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। राना गुलजार ताज साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। जुनैद जावेद साहब के आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद साहब के आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आवाम पर चालान करने या जुर्माना करने के बजाय क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो इदारे काम नहीं कर रहे, जो इदारे अपने मुकर्रर वक्त में मंसूबों को तकमील तक नहीं पहुंचा रहे, उन पर जुर्माना किया जाए, उन अफसरान को सजाएं दी जाएं जो मुस्तहिक हैं और जो जिम्मेदार हैं इस तमाम मैस के। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।